नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 80 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 80 को। यह आपकी 4 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के थर्ड चैप्टर नाजीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को कंटिन्यू रखेंगे। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट रहेगा। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हिटलर की कहानी को कि कैसे हिटलर जो एक आम सैनिक था जर्मनी की सेना में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है कैसे वो जर्मनी के चांसलर बन जाते हैं। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे हिटलर है वो निरंकुश शासक बन जाता है, कैसे हिटलर अपने सनकीपन के कारण लगभग 60 लाख यहूदियों को मरवा देता है। इस चैप्टर में हम ये भी समझने की कोशिश करें कि कैसे हिटलर की जो सनक है उसके कारण 6 करोड़ लोग हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे जाते हैं। इस चैप्टर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिटलर थी उसकी सोच क्या थी, उसका दृष्टिकोण क्या था, उसकी जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी नाजी पार्टी, उसकी सोच क्या थी, उसकी विचारधारा क्या थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे हिटलर की विचारधारा को। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे नाजी दल की विचारधारा को, क्योंकि नाजी दल की जो विचारधारा थी वही हिटलर की विचारधारा थी, यानी कि दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो सेम ही थी। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि विश्व को लेकर के, वर्ल्ड को लेकर के हिटलर और नाजी पार्टी क्या सोचते थे। फिर हम बात करेंगे कि युवाओं को लेकर के उनकी क्या सोच थी, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि महिलाओं को लेकर के उनकी क्या विचारधारा थी। तो सबसे पहले विश्व दृष्टिकोण किसका? नात्सी का। अब ये नात्सी वर्ड क्या है? नात्सी मतलब नाजी। ओके, नाजी दल था। अब नाजी दल को अपनी यहाँ पर एनसीईआरटी की जो हिंदी की बुक है उसमें नात्सी वर्ड यूज किया गया, तो आप अगर नाजी भी लिखते हो तो भी ये चलेगा। क्लियर? तो नात्सी विश्व दृष्टिकोण की इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। जो नाजी दल की विचारधारा थी, जो हिटलर की विचारधारा थी, उनके अनुसार कि सभी लोग बराबर नहीं है। हम क्या मानते हैं? आमतौर पे हम यही कहते हैं ना कि सभी लोग बराबर है, और वास्तव में बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नाजी विचारधारा थी वो ये कहते थे कि सभी समाज है वो बराबर नहीं है। इस नज़रिए में उनके अनुसार कि ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे वो सबसे ऊपर थे। ओके, जबकि यहूदी सबसे निचले पायदान पे, यानी कि वो मानते थे कि कुछ नस्लें ऊपर है, कुछ नस्लें नीची है, और वो ये मानते थे कि जो जर्मन आर्यन है वो सबसे ऊपर है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और वो ये भी मानते थे कि सबसे नीचे की जो नस्ल है वो यहूदी है। नात्सियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। उनका यह भी मानना था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, और कमज़ोर नस्लें वो ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और उनका ये मानना था कि ताकतवर बने रहने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के ऊपर हमला करें। ओके, दूसरों को हम ख़त्म करें। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है उनके अनुसार, और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है। और उनका यही मानना था कि उन्हें अपनी प्योरिटी को बना करके रखना है, यानी कि दूसरों के साथ संबंध स्थापित नहीं करने। उन्हें ताकत हासिल करनी है, दुनिया पर अपना दबदबा, वर्चस्व कायम करना है, दबदबा जमाना है। यानी कि ये सब कुछ वो अपनी सोच में लेकर चल रहे थे। यानी कि पहली सोच ही ये थी कि समाज में समानता नहीं है, और कुछ लोग ऊपर है, कुछ लोग नीचे। और वो ये मानते थे कि जर्मन आर्यन है वो टॉप की नस्ल है। ओके, और वो ये मानते थे कि यहूदी है वो सबसे निम्न नस्ल है। और वो ये मानते थे कि जो कमज़ोर है वो ख़त्म हो जाएंगे और जो ताकतवर है वही रहेंगे। और इसके लिए उनकी सोच ये थी कि जो ताकतवर है उनको अपनी ताकत में, अपनी शक्तियों में वृद्धि करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हैं उसके ऊपर अपना दबदबा जमाना है, और अपनी शुद्धता को बचा करके रखना है। इसी के तहत न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार जो सितंबर 1935 में पास हुआ था, एक कानून पास हुआ था। ओके, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार है जो सितंबर 1935 में पारित हुआ था। उसके अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यानी कि इसी विचारधारा के अनुसार वहाँ पर सिटीजनशिप दी जाती थी कि जो जर्मन नस्ल के होंगे, नीली आंखों वाले होंगे, ब्लॉन्ड होंगे, उन्हें ही जर्मन नागरिकता मिलेगी, यानी कि उन्हें ही जर्मनी के नागरिक समझे जाएंगे। यहूदियों जर्मनियों जो जर्मन थे उनके बीच में विवाह संबंधों पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनको मानना था ना कि हमारी नस्ल है उसकी शुद्धता को बना करके रखना है, और यहूदियों से तो बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि वो यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, सबसे बड़ा शत्रु मानते थे वो। ओके, और उनको ये लगता था कि यहूदियों का साफ करना उनका धर्म है, ऐसा वो सोचते थे। तो यहूदियों जर्मनों के बीच में जो विवाह और संबंध थे उन पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा यहूदियों द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी जो व्यवसाय थे उनका बहिष्कार करने की कोशिश की गई कि उनसे न हमें सामान देना है ना लेना है। उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, और यहूदियों की जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया,
और धीरे धीरे उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया। और अंत में क्या हुआ, जैसा पिछली वर्कशीट में समझा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन यहूदियों को गैस चैम्बरों में भेजा गया और वहाँ पर मार दिया गया। लगभग 60 लाख के आसपास, लगभग मोटे तौर पे देखें तो 60 लाख के आसपास यहूदी थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था इसी सनक के कारण, इसी विचारधारा के कारण। तो ये था उनका विश्व दृष्टिकोण। जिसकी पॉलिटिकल पार्टी की, जिस व्यक्ति की सोच ऐसी हो सकती है, तो सोचिए कि वो पूरे विश्व के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जो इस बारे में सोच ही नहीं रहा था, उसके लिए ये जो लोग थे वो जस्ट नंबर्स थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो ये थी नाज़ी की विश्व विचारधारा या फिर जो वर्ल्ड आइडियोलॉजी थी। अब हम बात करेंगे कि ये जो नाज़ी लोग थे ये युवाओं के बारे में क्या सोचते थे। तो हिटलर का ये मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की अगर स्थापना करना है, नाज़ी समाज की अगर स्थापना करना है, तो इसके लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा का होना बेहद आवश्यक है। उसे लगता था कि बचपन से ही बच्चों में ये नाज़ी विचारधारा है, उनके मन में ठूस ठूस के भर देनी चाहिए। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण होना आवश्यक था और अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शुरुआत से ही बच्चों में ऐसी विचारधारा भरने के लिए स्कूलों को टारगेट किया कि स्कूलों से हम ये दृष्टिकोण उनमें भर देंगे। बच्चों के लिए ये एक प्रशिक्षण की लंबी प्रक्रिया थी। सबसे पहले स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया और उसमें नस्ल के बारे में प्रचारित जो नाज़ी विचार थे उनको सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय वो इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि एक नया ही जो सब्जेक्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें नाज़ी विचारधारा थी, उसी को सिखाया गया। यानी उसमें क्या सिखाया जाता कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, यहूदी सबसे नीचे हैं और यहूदी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बच्चों के माइंड में डाला जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था कि वे वफादार, आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें, हिटलर को आदर्श माने। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना का विकास किया जाता था। ऐसे खेल वहाँ पर स्कूलों में शुरू किए गए, जैसे बॉक्सिंग हो गया, ओके, या मारपीट से आधारित इस प्रकार के जो गेम थे उन्हीं के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया जाता था। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला बनाता है, ताकतवर बनाता है, मर्दाना बनाता है। और यानी कि ये सब कुछ जोर था। यानी जोर जो नैतिक शिक्षा की हम बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, उसके ऊपर नहीं था। जोर था जो नाज़ी पार्टी की विचारधारा थी वो सिखाना। जोर था हिटलर को मसीहा घोषित करना। जोर था उन बच्चों के मन में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा करना। जोर था उन्हें ये सिखाना कि दूसरों के ऊपर हमें हमला करना है। जोर था ये सिखाना कि हम सबसे ऊपर जाएंगे, बाकी हमारे से कम है और उन्हें हमें कुछ नहीं समझना है। भाईचारे की कहीं पर बात नहीं हो रही थी। हिटलर ने कई सारे संगठनों की भी स्थापना की। उन संगठनों में बच्चों का भाग लेना अनिवार्य था। जैसे 10 वर्ष की उम्र के बच्चे, युंगफोक एक संगठन था, और 14 वर्ष से जो बड़े बच्चे थे, बड़े जो लड़के थे, उनको हिटलर यूथ नामक संगठन में शामिल होना जरूरी था। और इनमें भी नाज़ी विचारधारा की भावना उनमें भरी जाती थी। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, यानी कि युद्ध की पूजा करना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा करना, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य जो अवांछित लोग थे उनसे घृणा करने का जो सबक था वो सिखाया जाता था। अवांछित कौन से? यानी कि जर्मन आर्यन को छोड़ करके बाकी सारे अवांछित थे, अनवांटेड थे, जिसको वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी में रहे। चाहे वो जर्मन आर्यन ही क्यों ना हो, अगर वो फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उनको भी अवांछित माना जाता था। तो उनके प्रति नफरत भरी जाती थी और उन्हें यह सिखाया जाता था कि हिंसा करना, युद्ध करना हमारा धर्म है। और लोकतंत्र की निंदा की जाती थी कि सबसे खराब शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचना है, हमें देश के बारे में सोचना है और हमारा भला हिटलर ही कर सकता है। यह सब कुछ उनको सिखाया जाता था। उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में भी काम करना पड़ता था, जो अनिवार्य था सभी के लिए, और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता भी लेनी पड़ती थी। यानी कि वो बचपन से लेकर के युवा होने तक नाज़ी संगठनों से जुड़े होते थे और उनके मन को, एक तरीके से माइंड को यूँ कह सकते हैं कि माइंड वॉश कर दिया जाता था और उसमें नाज़ी विचारधारा को ही भर दिया जाता था। ठीक, तो ये थी युवा सोच कि किस तरीके से युवाओं को नाज़ी पार्टी के लिए, नाज़ी दल के लिए तैयार किया जाता था। उसके बाद हम बात करें कि जो नाज़ी दल या फिर जो हिटलर थे, उनकी मातृत्व यानी कि माताओं के, महिलाओं के लिए क्या सोच थी, क्या विचारधारा थी उनकी। नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों और मर्दों से भिन्न और कमतर होती है, यानी कि वो ये नहीं मानते थे कि समान होती है। उनका कहना था कि जो महिलाएं होती है
वो पुरुषों से कमज़ोर होती है, कमतर होती है, अलग होती है और उनकी बराबरी संभव है ही नहीं, वो ये मानते थे। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका एक फ़र्ज़ है एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता को बनाए रखना यानी कि दूसरे लोगों से संपर्क न करना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालना, बच्चों को नाज़ी जो मान्यताएं हैं, विचारधाराएं, उनकी शिक्षा भरना, यानी कि ये काम कहा गया था कि ये किसके दायित्व है, महिलाओं के दायित्व है। नाजी पार्टी और हिटलर की ये सोच थी, यानी कि महिलाएं बराबर नहीं है, वो ये सोचते थे और उनका ये मानना था कि महिलाओं का काम है अच्छी माँ बनना, बच्चों का पालन पोषण करना, नाजी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। ओके, ये सब कुछ उनका कार्य या दायित्व है। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है, सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि दर्जा कभी बराबरी का नहीं दिया गया था, कभी समानता का दर्जा दिया ही नहीं गया था, कहीं भी वो सम्मान दिया ही नहीं गया था नाजी दल या हिटलर के शासन के दौरान। लेकिन उनका कहना था कि सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो नाजी विचारधारा है उसको जो बच्चे में डाल सकती है तो वो माँ है जो सबसे पहले शुरुआत करेगी। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, यानी कि जिन औरतों के बच्चे ऐसा लगता था कि वो दिखने में जर्मन नहीं है तो उनको सज़ा दी जाती थी, खुले तौर पर, आम तौर पर चौराहे में, बाजार में उनको सज़ा दी जाती थी। और नस्ली तौर पर जो वांछित बच्चों को जन्म देते थे उन माताओं को इनाम भी दिए जाते थे, यानी कि ऐसा कुछ किया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली जो महिलाएं थी उनको सार्वजनिक तौर पर अपमानित करके कड़ा दंड दिया जाता था। सार्वजनिक तौर पर मतलब खुले में, बाजार में, चौक चौराहे पर उनको सजा दी जाती थी। तो ये थी हिटलर की नाजी पार्टी की विचारधारा और हिटलर की खुद की विचारधारा कि कैसे वो सोचते थे और किस तरीके का वो समाज बनाना चाहते थे। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था, ये हमें बताना है। तो हिटलर शुद्ध और स्वस्थ जर्मन आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे, यानी कि वो कैसा सपना देखते थे कि एक ऐसा राष्ट्र होगा जिसमें केवल शुद्ध जर्मन आर्यन ही लोग होंगे और उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वो अवांछित मानते थे। ठीक, किनको मानते थे? जिप्सी, यहूदी, पोलिश और जो अनहेल्दी जर्मन थे उनको अवांछित मानते थे, उनका वो सफाया करना चाहते थे। हिटलर जर्मन आर्यों को जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानते थे, जबकि यहूदियों को सबसे निम्न सत्र की नस्ल मानते थे। हिटलर यहूदियों को जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और हिटलर और नाजियों की दृष्टि में देश सर्वोपरि था, यानी कि सबसे ऊपर वो देश को रखते थे। ठीक, तो ये थे हिटलर की जो राष्ट्रवादी या विश्वव्यापी दृष्टिकोण या विचारधारा। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए थे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम को नाज़ी विचारधारा के अनुसार दोबारा से तैयार किया गया। दूसरा, नस्ल विज्ञान नाम के एक नए विषय को शामिल किया गया। तीसरा, सभी बच्चों को नाज़ी संगठनों का अनिवार्य रूप से सदस्य बनना होता था। ओके, इन सब के द्वारा अगली पीढ़ी में नाज़ी सोच को भरा जाता था, क्योंकि यहाँ सभी जगह पर बच्चों के मन में ये भरा जाता था कि जो नाज़ी विचारधारा है वही सबसे बेस्ट है और देश सर्वोपरि है, हिटलर है उसकी पूजा करना सिखाया जाता था, यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता था, आक्रामक होना, लोगों से घृणा करना, ये सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता था। तो ये कुछ कदम उठाए गए थे बच्चों में, युवाओं में नाज़ी सोच को विकसित करने के लिए। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी। पहला, अच्छी माँ बनना। दूसरा, शुद्ध जर्मन नस्ल के बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। और तीसरा, बच्चों को नाज़ी विचारधारा की शिक्षा देना। हिटलर के अनुसार ये 3 प्रमुख दायित्व थे या जिम्मेदारियां थी महिलाओं की। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है, ये हमें बताना है। ठीक, किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। जैसे हम जापान, जर्मनी, स्वीडन या फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसी के ऊपर डिपेंड करता है उन देशों की तरक्की, तभी वो देश कहीं आगे हमसे। तो किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। विद्यालय हमें ज्ञान, व्यवहार कुशलता, योग्यता प्रदान करता है, यानी कि विद्यालय हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता
व्यवहार कुशलता, कैसे हम बिहेव करना है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो हमें स्कूल से मिलती है। जैसे देखिए कि अब अगर हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो चीज़ें हमें लाइफ स्किल मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पा रही है, वो ऑफलाइन क्लासेस में हमें मिल पाती है। तो विद्यालय हमें ज्ञान, व्यवहार कुशलता, योग्यता प्रदान करता है। शिक्षक को हमारे देश में ईश्वर तुल्य माना जाता है और विद्यालय को देवस्थान। आज भी शिक्षक और विद्यालय एक आदर्श मानव समाज की स्थापना में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। यानी कि हर व्यक्ति और हर समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भूमिका होती है तो वो होती है स्कूल की, विद्यालय की। स्कूल जितना बेहतर होगा, जितना बेहतर हमें इन्वायरमेंट मिलेगा, उतने ही बेहतर हम नागरिक बनते हैं, उतने ही बेहतर हम व्यक्ति बनते हैं और व्यक्तियों से ही समाज बनता है। हमारी सोच हमारे स्कूल के इन्वायरमेंट, हमारे टीचर्स के ऊपर, हमारे जो स्कूल का करिकुलम है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद फिफ्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न है कि समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के कुछ एग्जाम्पल दे करके हमें इस कथन की पुष्टि करनी है, यानी कि इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो समाज किस दिशा में जाएगा, ये समाज में महिलाओं के सम्मान और शिक्षा पर निर्भर करता है। महिला बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। महिला का धरती पर सबसे सम्माननीय जो रूप है वो माँ है, और माँ जिसे ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है। अपने जीवन की अगर बात करें, मैंने आपकी तरफ से लिखा कि मेरे जीवन में महिला के विभिन्न रूपों, माँ, दादी, नानी, बहन, सहपाठी आदि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।